एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्टिविटीज ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.1। तो देख लेते हैं क्या है। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी चमकीले हमको दिखते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस। तो विच मींस इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होगी, शाइनी होगी, जिसको हम लस्ट्रस भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। देखो कोई भी चीज है, कई बार होता है थोड़ी उसमें धूल डस्ट सब कुछ लग सकती है ना, बट अगर हम सैंड पेपर से प्रॉपरली रब करेंगे ना उसको, तो वापस से जो शाइन है ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से आएगी। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी वो काफी ज्यादा लस्ट्रस थे, शाइनी थे, बट जैसे ही हमने उनको रब कराना तो वो जो शाइनी अपीयरेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे स्टार्टेड शाइनिंग इन अ बेटर वे। ठीक है, तो और अच्छे तरीके से वो शाइन करने लग गए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर से ये जो एक्टिविटी है, मेन चीज हमें क्या समझ में आती है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर देखो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम क्लियरली फॉइल हम यूज करते हैं, ये एल्यूमिनियम है। ये देखो ये हमारे पास ना सेम बॉक्साइट का कलर भी होता है। बॉक्साइट हमारे पास क्या होता है, एक और होता है एल्यूमिनियम का, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्लियरली हमें फॉइल्स दिख रही हैं, विच मीन्स ये एल्यूमिनियम है। ये बॉक्साइट जैसा दिख रहा है, बट रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, हमने पढ़ा है, कॉपर। तो ये कॉपर है, यहाँ पर तो लिखा ही है Mg यानी कि मैग्नीशियम। और ये क्या है हमारे पास, आयरन। ठीक है, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ये है हमारे पास। क्लियरली आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा शाइनी दिख रहे हैं ना, चमकीले दिख रहे हैं फोटो में ही, तो रियल में तो और ज्यादा ये चमकीले होते हैं, यानी कि शाइनी लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगेन हमें यही चारों लेने हैं। हमें इनको ट्राई करना है कट करने का एक नाइफ की हेल्प से। तो मुझे बताओ क्या हम इनको कट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर से हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, हार्डनेस। जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो हम नाइफ से इनको कट नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं सोडियम को ले लूं या फिर हम यहाँ पर पोटेशियम को ले लें, तो इन दोनों को हम नाइफ से कट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो याद कर लो, दीज आर द एक्सेप्शंस। ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि जनरली मेटल्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो हम नाइफ से कट नहीं कर पाएंगे, बट सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शंस हैं, हम नाइफ से ईजिली इनको कट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सोडियम हमारे पास बहुत रिएक्टिव होता है, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, तो हमें जब भी हम सोडियम के साथ वर्क कर रहे हैं, वी नीड टू हैंडल इट विद केयर। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 3.3। यहाँ पर हमें आयरन, जिंक, लेड और कॉपर ये चारों लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। जहाँ पर हैमर दिख गया आपको, वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मेलिएबिलिटी वाली। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है और वही सारी चीजें बस एक्टिविटी के फॉर्म में आ रखी हैं। तो ये एक्टिविटीज देखने से पहले वन शॉट देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने टॉपिक वाइज वीडियोज भी बनाई हैं, वन शॉट भी, डिटेल लाइव लेक्चर्स भी लिए हैं, सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हमें मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी पता चलती है। ठीक है, मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर हम कह रहे हैं मेटल्स आर मेलिएबल, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम स्ट्राइक करते हैं मेटल्स को विद हैमर, तो ये थिन शीट्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, और मेटल्स को क्या कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इन चारों को क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे विद हैमर, तो ये थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, हम बाकी मेटल्स के साथ भी चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें सारे ही मेटल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चेंज इन शेप, शेप चेंज होगा, ऑब्वियसली हमारा जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो थिन थिन पतली पतली शीट्स में ऐसे चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है।
चलो, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। वायर्स हमने देख रखे हैं, कॉपर के होते हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी होते हैं, होते तो हमारे पास सिल्वर के भी हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, बट जनरली उनको हम नहीं प्रेफर करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट के भी होते हैं, निकल के भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास वायर्स, और सिल्वर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर Ag, बट यहाँ पर डेली लाइफ पूछा है तो डेली लाइफ में इसको हम जनरली नहीं देख पाते हैं, तो आप एक्सेप्शन में ऐसे लिख सकते हो। एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है ना, वो यही दोनों हैं, हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी मेटल को वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल ये दोनों ही होते हैं एक्चुअल में, और जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये है Ag, हमारे पास सिल्वर, ठीक है। इसीलिए अगर हम एक मेटल की बात करें जो बेस्ट होगा टू मेक द वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो वो यही होगा, बट इसका हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अभी क्या बताया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होते हैं, तो हम जनरली कॉपर को ही यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का भी हम यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब एक्टिविटी 3.5 है, हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है। कुछ इस तरीके से इस वायर को हमको क्लैम्प कर देना है विद द स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस वायर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक पिन लगानी है, बाय द हेल्प ऑफ वैक्स इसको यहाँ पर चिपका देना है। फिर हमने एक बर्नर लिया और यहाँ पर एक एंड हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया इस मेटल वायर का, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, आपको पता है बिकॉज जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी, तो यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हीट कंडक्ट होगी। यहाँ पर अगर हमने हीट प्रोवाइड करी है तो वो धीरे धीरे कंडक्ट होगी, यहाँ पर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तक हमारी हीट पहुंची तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो ये जो वैक्स है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वैक्स पिघलना शुरू हो जाएगा, तो ये पिन कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर से हमको क्या पता चलता है कि जो मेटल्स हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा क्या ये जो मेटल वायर है ये पिघलना शुरू कर जाएगा? नहीं। तो इससे हमें एक और चीज मिलती है, एक और चीज पता चलती है, वो क्या है कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। यहाँ पर इतनी सी हीट से ये मेल्ट होना शुरू नहीं होंगे, विच मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर से दो चीजें हमें पता चलती हैं। क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जो पिन है कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाएगी बिकॉज वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो मेटल है उसने हीट को कंडक्ट कर दिया टू दैट पार्ट और दैट एंड ऑफ द वायर, ठीक है। Does the metal wire melt? No. क्यों? Because the metals have high melting point. Is it clear? चलो, let's move on to our next activity. 3.6. Set up an electric circuit as shown. ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर सेटअप करना है। बैटरी हमने यहाँ पर लगा रखी है, हमने बल्ब ले रखा है, स्विच है, और यहाँ पर हमने क्लिप्स लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी टर्मिनल के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो भी मेटल सैंपल है जिसको हमें चेक करना है वो यहाँ पर हम डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। इज इट क्लियर? तो ये चीज हमको बस यहाँ पर करनी है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए और बी टर्मिनल के बीच में हमको इंसर्ट करना है जिस भी सैंपल को हम चेक करेंगे, ठीक है। डज द बल्ब ग्लो? यस, बिल्कुल। क्यों? बिकॉज जो मेटल्स हैं यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मेटल सैंपल्स को ही तो टेस्ट कर रहे हैं ना। तो अभी के लिए सिर्फ हमने मेटल्स लिए हैं, तो कितने भी मेटल्स आप ले आओ सारे के सारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विच मीन्स बल्ब जो है हर केस में ग्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेटल्स होते हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन एक्टिविटीज से हमें अभी तक क्या समझ में आया? सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई जो कि मेटल्स की हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक्टिविटी? कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, coal or graphite, sulfur and iodine. Carry out the activities 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observations. देखो metals और non-metals दोनों की जो properties हैं वो बिल्कुल opposite होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पर exceptions भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ malleability की, ductility की, ठीक है, तो जो non-metals हैं वो नहीं होते हैं, वो malleable भी नहीं होते हैं, वो ductile भी नहीं होते हैं, तो आप wires उनके नहीं देखते हो, ठीक है। इसके अलावा आप उनको अगर ब्रेक
ब्रेक करोगे, ठीक है, हैमर से मारोगे तो क्रम्बल हो जाएंगे पीसेस में, बट वो थिन शीट्स में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन है, ये अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इज दिस क्लियर? कोल जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, सल्फर भी नहीं होता है, आयोडीन भी नहीं होता है। अगर हम लस्टर की बात करें, चमक की बात करें, तो जो आयोडीन है ना वो भले ही एक नॉन मेटल होता है, बट ये लस्ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है परफॉर्म, एंड देन यू कैन सिंपली मेंशन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज इन्होंने मेंशन कर रखा है एक्टिविटी में कोल और ग्रेफाइट, तो आप इन दोनों को ही मेंशन करो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जबकि ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है। सिंबल आपको पता है, ग्रेफाइट का भी सी होता है, कोल का भी सी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सल्फर है और आयोडीन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। फिर टाइप ऑफ सरफेस, तो इसका सरफेस किस तरीके से है, तो इन सब का ही जनरली रफ सरफेस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इन सब का ही हमारे पास रफ सरफेस होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, हार्डनेस, तो ये हमारे पास हार्ड होते ही नहीं है। जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नहीं 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 आप लिख दोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। और सरफेस में आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखोगे, लस्टर, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा रफ है, डल है, ठीक है। जबकि हमारे पास अभी हमने देखा था कि जो आयोडीन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, लस्ट्रस है, तो इसका सरफेस कैसा है, चमकीला है, लस्ट्रस है, ठीक है। मेलिएबिलिटी, तो इनमें से कोई भी मेलिएबल नहीं होता है। डक्टिलिटी, इनमें से कोई भी डक्टाइल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास देखो यहाँ पर मैंने ग्रेफाइट लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, कोल, नीचे वाला ग्रेफाइट, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बाकी तीनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और सोनोरिटी की अगर हम बात करें, सोनोरिटी का मतलब है कि आप स्ट्राइक करोगे विद अ हैमर, ठीक है। अगर आप स्ट्राइक करोगे सिंपली तो आवाज़ आती है मेटल्स के केस में, बट नॉन मेटल्स के केस में हमें कोई आवाज़ नहीं सुनने को मिलती है, तो इट मीन्स ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, सोनोरिटी भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सोनोरसनेस क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से व्हेनेवर वी स्ट्राइक द मेटल, जैसे आपको पता है पहले से बेल्स आती थी हमारे पास, ठीक है, तो वो मेटल की बनी होती थी, हमारे पास एक हैमर होता था, जैसे हम स्ट्राइक करते थे टन 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 ऐसे आवाज आती थी, उसी को हम सोनोरसनेस वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, और जो आयोडीन है वो हमारे पास लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटीज। एक्टिविटी 3.8 यहाँ पर आ चुकी है, लेट्स सी क्या है। मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। देखो क्या होता है, आपको पता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसके एशेस वाइट कलर के हमको मिलते हैं, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है, पानी में डिसॉल्व करा देना है। जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व कराओगे, आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमको करना क्या है, टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, बेस है ना, तो अगर ये मेरे पास बेस है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। क्या ब्लू में कोई चेंज मुझे देखने को मिलेगा, नहीं, तो रेड लिटमस हो गया ब्लू में चेंज, बट ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आया, सिंपल। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, ऑब्वियसली ये क्या है, बेसिक है नेचर में, ठीक है। अब अगेन हमको क्या करना है, सल्फर पाउडर को भी बर्न करना है, सेम चीज उसके साथ भी करनी है। तो देखो इसको बर्न करोगे तो ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, ठीक है। अब फिर से इसको भी पानी में डिसॉल्व करा दो, इसको पानी में डिसॉल्व कराओगे तो H2SO3 बनेगा, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये है हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, एसिड है ना, नेचर में एसिडिक है। तो इसको अगर आप वापस से टेस्ट करोगे, जो कि यहाँ पर इन्होंने ऑब्वियसली मेंशन करा होगा दैट यू हैव टू अगेन टेस्ट इट, ठीक है। तो हम टेस्ट करेंगे ब्लू और रेड दोनों से ही, तो ऑब्वियसली जो ब्लू है वो रेड में चेंज होगा, बट रेड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एसिड है, तो ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड कलर में।
ठीक है जी, क्लियर हो गया, वेरी सिंपल दिस वाज। रिएक्शंस भी लिखनी होंगी यहाँ पर। ये चीज हमने कर ली। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक है, क्योंकि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ये हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है जो कि हमने पढ़ रखा है बेसिक होता है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो हमने पढ़ रखा है एसिडिक होता है नेचर में। इक्वेशंस भी लिखनी थी, रिएक्शंस लिखनी थी, दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 3.9 क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ठीक है, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कुछ फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होगी, इसीलिए आई प्रोटेक्शन लेने को बोल रखा है। ठीक है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड try burning over a flame, repeat with the other metal samples, collect the product if formed। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेंशन इन्होंने कर रखे हैं। ठीक है, क्या है सैंपल्स? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमको लेने हैं। यहाँ पर फ्लेम टेस्ट टाइप का कुछ हो रहा है, इसीलिए हमें आई प्रोटेक्शन लेना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, तो इनको हम बर्न कर रहे हैं। सारे मेटल सैंपल्स के साथ हमको यही करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, विच मेटल्स बर्न ईजिली। सबसे ज्यादा ईजिली कौन से मेटल्स बर्न करेंगे? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन से हैं? जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, है ना, जो कि सोडियम है ऑब्वियसली। इसके अलावा कौवे ने कहा मोगली, Mg भी तो है, तो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम ये बहुत इजीली बर्न होंगे। उसमें भी यहाँ पर हम एक आंसर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इजीली पूछा गया है ना, तो सोडियम बहुत ही इजीली क्या करेगा? बर्न करेगा। ठीक है, What flame color did you observe when the metal burnt? तो इस मेटल के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर येलो कलर से ही मैंने लिखा है और येलो कलर की ही यहाँ पर फ्लेम हमें मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी एक्टिविटी मेंशन्ड है। तो फ्लेम कलर क्या होता है सोडियम का जब वो बर्न करता है? सो दैट इज येलो। ठीक है, हाउ डज द मेटल सर्फेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? तो ऑब्वियसली किसी चीज को बर्न करोगे तो वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, है ना, क्योंकि एशेस वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर डलनेस हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसकी जो चमक है, जो लस्टर थी, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। चलो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे देते हैं। हमें क्या करना है? कौन से ऑर्डर में बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच मीन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो। तो हमें पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, फिर मैंने बताया अभी मैग्नीशियम, अब जिंदगी, इसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फटी Fe आयरन, पुरानी हमारे पास P भी आ गया, लास्ट में आ जाएगा कॉपर। सो डिक्रीजिंग में करना था, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, तो ये तो सॉल्युबल होता है डेफिनेटली, है ना। अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। फिर अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ये जनरली थोड़ा इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लो, और बाकी तो सारे के सारे जितने भी है ना, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेंशन कि सोडियम के अलावा मोस्टली जितने बाकी मेटल्स हैं वो इनसॉल्युबल या फिर पार्शली सॉल्युबल रहेंगे। जैसे ये हमारे पास पार्शली सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ही कम रहती है, बाकी सारे के सारे क्या है? इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन 3.10 एक्टिविटी है, यहाँ पर भी टीचर्स की असिस्टेंस चाहिए है। टीचर्स जितने भी होंगे हमारे, या एक भी टीचर है तो उनकी असिस्टेंस वहाँ पर चाहिए होगी, खुद से नहीं करने बैठ जाना है। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज एन एक्टिविटी 3.9। ठीक है, वही सारे हमको लेने हैं। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर हमने कोल्ड वाटर ले रखा है। विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? बहुत सिंपल है, देखो इसको मैं वापस से यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या क्या है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड है, जिंक है, सोडियम है, क्या इतने ही हैं या और भी हैं? ठीक है, मैग्नीशियम भी है ना हमारे पास। तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आपको पता है कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ एक ही रिएक्ट करता है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, जो कि है सोडियम, इनमें से, है ना। तो सोडियम ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी कोई भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। इस बार हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो वही सेम चीज आ जाएगी जो अभी हमने देखी थी।
ठीक है। बट इस केस में हम सोडियम इधर पर लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है ना, तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो इधर पर आएगा और इधर पर जो मोस्ट रिएक्टिव है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर आएगा, है ना, फिर हमारे पास लेड आएगा, फिर हमारे पास आयरन है, फिर Zn है, एल्यूमिनियम है और Mg है, ठीक। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी, तो कॉपर लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, यस बिल्कुल, ठीक है। कौन सा होगा वो, ऑब्वियसली हमारे पास सोडियम होगा, बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होता है, जैसे ही वो इवन ऑक्सीजन या फिर पानी के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर ही क्यों ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा विग्रस रिएक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से इट कैन इवन कैच फायर, तो सोडियम ही है इसका आंसर। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, तो यस, ये भी हमारे पास हमें पता है, मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करता है, बट जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, विग्रस रिएक्शन नहीं दिखाता है और वो भी फ्लोट करता है, बट कैल्शियम यहाँ पर गिवन नहीं था, जो हमें गिवन है सैंपल, सिर्फ उसमें से हमें आंसर बताना है। तो कुछ टाइम बाद मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करने लगता है, बट मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। Put the metals that did not react with cold water in beakers half filled with hot water, तो hot water के साथ कौन रिएक्ट करेगा, सिर्फ मैग्नीशियम, बाकी जितने भी है ना ये नहीं रिएक्ट करेंगे, सिर्फ मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये सारे के सारे हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus, इस तरीके से। यहाँ पर देखो क्या है, हमने यहाँ पर ग्लास वूल ले रखा है विच इज सोक्ड इन वाटर, यहाँ पर मेटल सैंपल लिया है, तो बेसिकली जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें क्या है, वाटर इसने सोक रखा है ना, तो वो वेपर में बदलेगा, तो यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन होगी मेटल सैंपल की। तो जिसने भी कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कराई, फिर हम किसके साथ करा रहे हैं, उसकी स्टीम के साथ, ठीक है। तो स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये तीनों जो हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हॉट वाटर के साथ और ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ करता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, and observe their reaction with steam which metals did not even react with steam, तो हमारे पास जो लेड है और जो कॉपर है इन्होंने स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करी है, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मेंशन करा था ना, सेम यही चीज़ हमको मेंशन करनी है कि ये वाटर के साथ सबसे विग्रस रिएक्शन दिखाता है, तो विच मीन्स ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर बट हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो आपको उल्टा कर देना है ना, डिक्रीजिंग बताना है तो पहले सोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर हमारे पास आयरन आएगा, लेड आएगा, कॉपर आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको इधर पर दिखा देना है, बस इट इज़ डन। ये हमारे पास डायग्राम था। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.11 पे हम आ चुके हैं। सारे मेटल सैंपल्स लेने हैं बट हमें सोडियम और पोटेशियम नहीं लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही विग्रस रिएक्शंस दिखाते हैं, ठीक है। अगर टार्निश्ड है तो हमको क्या करना है, सैंड पेपर की हेल्प से इसको पहले प्रॉपरली रब करना है। उसके बाद पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हम यहाँ पर करा रहे हैं। सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन दीज टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन दी एसिड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, घटेगा मतलब एंडोथर्मिक हुई है, तो ये हमको चेक करना है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। Which metals reacted vigorously with dilute hydrochloric acid? देखो सोडियम और पोटेशियम तो हमने नहीं लिए, तो उसके बाद क्या आते हैं, कौवे ने कहा, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या है, बहुत ही विगरसली रिएक्ट करेंगे विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं एंड ये हाईली रिएक्टिव है। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर? तो कैल्शियम के साथ आएगा क्योंकि वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जितने भी मेटल सैंपल्स हम लेंगे उसमें से। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। यहाँ पर देखो सोडियम और पोटेशियम तो लेने नहीं है, तो हम कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे। क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था ना, ठीक है। तो यहाँ पर मोगली आ जाएगा, ठीक है। फिर अब जिंदगी फटी पुरानी, इतने ही तो लेंगे ना,
क्यों लेंगे इतने? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन हमें नहीं दिखाएंगे, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के बिलो आते हैं। तो अगर हमने इतने ही सैंपल्स लिए होंगे तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो बस ये हमारे पास हो गया डन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एक्टिविटी 3.12। यहाँ पर हमें क्या लेना है, सबसे पहले कॉपर वायर लेना है और आयरन की नेल लेनी है। ठीक है, कॉपर वायर को हमको आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 में डालना है और आयरन नेल को हमको कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सोल्यूशन में डालना है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, सो लाइट ग्रीन होता है। तो हमें ये चीज करनी है और हमें अपने ऑब्जर्वेशंस देखने हैं आफ्टर 20 मिनट्स कि क्या होगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड अ रिएक्शन दैट हैज अकर्ड। अच्छा, एक और चीज अभी जस्ट मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पर थर्मामीटर भी लिखा था ना, विच मीन्स हमें टेम्परेचर भी नापना था। तो ऑब्वियसली जो बबल्स है ना वो बहुत ही क्विकली फॉर्म हो जाएंगे जहां पर बहुत ही क्विक रिएक्शन हुई है। अलॉन्ग विद दैट हर केस में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। ठीक है, तो आप किसी के साथ भी अगर चेक करोगे ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा होगा हर केस में। भले ही हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है बट हर केस में रिएक्शन, हर केस में जब भी रिएक्शन हो रही है सो टेम्परेचर बढ़ेगा, विच इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो यहाँ पर थे हम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस में रिएक्शन हुई है। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। अगर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन हुई है इस टेस्ट ट्यूब में तो हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, हमें अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द एक्टिविटीज 3.9, 3.10 एंड 3.11। तो यहाँ पर वही चीज आएगी कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, वो हमको यहाँ पर कोरिलेट करना है। बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई हमको यहाँ पर करनी है। तो चलो देख लेते हैं, दिस इज द डायग्राम। ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पर आयरन नेल डाल दी है। ये है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पर कॉपर वायर हमने डाल दी है। तो बेसिकली कॉपर वायर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करना चाहिए और आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जो कॉपर है ना वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है। तो क्या जो कॉपर है वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, विच मीन्स यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो किस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी? यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपने कॉपर को डाला है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है। फिर दूसरे को देखें तो ये तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। ठीक है, अभी हमने देखा इसका कलर का क्या था, ब्लू। यहाँ पर फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया है ना, तो ग्रीन कलर आएगा। तो हमें हमारा ऑब्जर्वेशन बताना था ना, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर चेंज। तो बेसिकली वी गॉट टू नो दैट अ रिएक्शन इज अकरिंग in this one and not in this one because here there was no change in the color। कोई गैस एवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, so कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं अकर करी। बट वी गॉट टू नो दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड here because because the blue color of the copper sulfate solution it changed to light green। हेंस यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी और वो क्या रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, उसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस उसको कर दिया। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखी दी है यहाँ पर एंड हमारे ऑब्जर्वेशंस हमें कोरिलेट करने थे। तो कोरिलेशन यही होगा कि कुछ हमारे जो मेटल्स हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। एक्टिविटी 3.13, हमें सैंपल्स लेने हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, इन तीनों के। ठीक है, और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, कोई सा भी हमको सॉल्ट लेना है। फिजिकल स्टेट हमको बतानी है, तो ये सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैटुला लेना है एंड हीट करना है डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। ठीक है, 3.7 फिगर यहाँ पर है, लेट्स सी। ठीक है, ये रहा हमारा फिगर। इस तरीके से हमको डायरेक्टली स्पैटुला में लेके, मतलब एक चम्मच टाइप की होती है, उसके बाद यहाँ पर हमको हीट करना है डायरेक्टली। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, रिपीट विद अदर सैंपल्स व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट। तो पहली बात तो अगर ये मेल्टिंग की बात हो
तो ईजिली मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नो, दे डू नॉट मेल्ट बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। टॉकिंग अबाउट द फ्लेम, तो येस, यहाँ पर क्या पूछा गया था? इम्पार्ट एनी कलर। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ हमारा जो कलर है वो इम्पार्ट करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द आयंस जो इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इनकी लैटिस साइड्स इस तरीके से होती हैं कि ये कलर्स इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कलर्स है? यहाँ पर वैसे पूछा नहीं गया है, बट कभी भी अगर पूछा जाए तो नोट कर लो, जो फ्लेम कलर है वो चेंज होता है। सोडियम क्लोराइड ये ऑरेंज येलो कलर का कलर शो करता है। अभी सोडियम के केस में देखा था ना, इसकी भी येलो कलर की फ्लेम थी, वहीं से कोरिलेट करके लर्न कर लो। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है ऑरेंज येलो कलर की फ्लेम इंपार्ट करता है। के आई आयोडीन की वजह से ये वॉयलेट कलर शो करता है, और बेरियम क्लोराइड क्लोरीन गैस हमारी ग्रीन कलर की ही होती है, येलोइश ग्रीन टाइप, उसकी वजह से ये हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर इंपार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लेम कलर चेंजेस हैं दैट यू कैन रिमेंबर, अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो। और मेल्ट नहीं होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीनों के तीनों क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी हैं कि सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमें इनको डिसॉल्व भी करना है पानी में, तो पानी में तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे बिकॉज आपको पता है ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें डिसॉल्व कर जाते हैं। ये दोनों नॉन पोलर हैं तो इनमें ये डिसॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें ये सॉल्यूबल नहीं होंगे जबकि इसमें ये सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। चलो बस हो गई एक्टिविटी खत्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सॉल्ट। तो हमने जो अभी 3 सॉल्ट्स लिए थे उसमें से कोई सा भी एक सॉल्ट आपको ले लेना है और अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl वी हैव टेकन। तो हमको क्या देखना है कि ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। तो यस, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन यही है दैट द बल्ब विल ग्लो। तो बल्ब क्यों ग्लो करा? और अगर हम बाकी जो सॉइल सैंपल्स हैं उनके साथ भी चेक करेंगे उस केस में भी बल्ब ग्लो करेगा। तो हमें हमारा इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन बताना है अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास आयनिक होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इनके एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं या फिर इवन इनको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ना ये आयंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक दे गेट डिसोशिएटेड इनटू द आयंस, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो आयंस क्या हो गए? नाउ दे आर फ्री टू मूव। नाउ बिकॉज दे आर फ्री टू मूव तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन्फरेंस क्या निकला? दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज आर इन्फरेंस, ठीक है। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप हमारा पूरा हमने लगा रखा है। बल्ब ग्लो करेगा हर केस में क्योंकि यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन ले रखा है, सोल्यूशन का मतलब क्या है? पानी में डुबो रखा है ना, यानी कि एक्वस सोल्यूशन बनाया है। और आपको मैंने इतने बार पढ़ा रखा है कि H2O पानी की प्रेजेंस जरूरी होती है फॉर आयन फॉर्मेशन। तो जैसे ही आपने डिसॉल्व कराया वो आयनाइज हो गए, आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए, जिसकी वजह से वो चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर गए एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ और बल्ब ग्लो करने लग गया, ठीक है। चलिए दिस इज डन। नेक्स्ट पे वी आर मूविंग ऑन 3.14। हमें यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और हमें आयरन नेल्स को इंसर्ट करना है। बहुत सिंपल है, देखो डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है। तीनों में आपने आयरन नेल्स 2-2 या 3-3 इंसर्ट कर दी और ऊपर से हमें कॉर्क लगाना है। बट उससे पहले क्या करना है? पहली वाली A टेस्ट ट्यूब में हमें पानी डाल देना है और सीधे ऊपर कॉर्क लगा देना है। इसमें पहले पानी डालोगे बट उसके बाद आप यहाँ पर ऑयल की लेयर भी डाल दोगे, फिर जाके कॉर्क लगाओगे ऊपर, ठीक है। ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पर आपने क्या करा? यहाँ पर आपने आयरन नेल्स तो डाली ही बट इसके साथ साथ यहाँ पर आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? ड्राइंग एजेंट। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने ये, है ना, HCl का जब हम देख रहे थे टेस्ट, ड्राई और वेट लिटमस पेपर से डिटेक्ट कर रहे थे, वहां पर भी हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले रखा था। ये ड्राइंग एजेंट होता है, जो भी मॉइस्चर पानी आसपास प्रेजेंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये चीज हमने देखी है। तो यहाँ पर हमने ये डाला, उसके बाद हमने ढक्कन लगा दिया। अब हमें देखना यह है कि रस्टिंग किसमें होगी और किसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पर रस्टिंग होगी क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है और H2O पानी की प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स जो रस्टिंग है वो अगर एक भी चीज एब्सेंट है तो नहीं होगी। विच मीन्स रस्टिंग के लिए बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर पानी तो था बट एयर का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है
आयरन नेल से। एयर तो ऊपर है ना, यहाँ पर हमने ऑयल की लेयर लगा दी है, तो एयर का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आयरन नेल्स के साथ। तो भले ही ये पानी में डिसॉल्व्ड है बट यहाँ पर एयर नहीं है, तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखो एयर तो है ना, बट यहाँ पर मॉइस्चर ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो यहाँ पर पानी एब्सेंट है, तभी भी रस्टिंग नहीं हुई। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों नेसेसरी हैं। एक भी चीज की अगर एब्सेंस होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। इसीलिए हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पढ़ रखा है कि हमारे पास पेंटिंग या फिर ऑयलिंग, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप ऑयलिंग कर दोगे ना, सो जो हमारे पास बाहर की एयर है या वाटर भी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे उस पर्टिकुलर मेटल के। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है और यहाँ पर हमें यही चीज पढ़नी थी। आई होप आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर हो गया होगा। एंड दिस वाज द लास्ट एक्टिविटी। सारी एक्टिविटीज हमने बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर ली हैं। लाइक लेट मी जस्ट सी 35 मिनट्स अराउंड में हमने सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज हैं, अच्छे से आपको इनको देखना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज वाई मैंने सारी एक्टिविटीज आपको कराई हैं। आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस भी मैं जल्द ही कराऊंगी एक्टिविटी बेस्ड। सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे, मैं सब कुछ आपको करवाने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।